हेलो एवरीवन, आप सबका मेरी इस वीडियो सीरीज़ में स्वागत है। मैं इस वीडियो सीरीज़ में 12 साल की मेरे फादर की स्ट्रोक से रिकवरी की जो जर्नी रही है उसे शेयर कर रही हूँ, इस आशा में कि कहीं किसी को इससे मदद होगी। ये कुछ ऐसी बातें मैं शेयर कर रही हूँ जो कई बार जो हमारे एक्सपीरियंस से हमने सीखी, और वो बहुत ज़्यादा उनके बारे में लिखा या कोई वीडियो में वो बात नहीं की गई है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ बातें सीखी हैं, समझी हैं, और मैं उन्हें यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। हमारी इस 12 साल की जर्नी में बहुत बार ऐसा हुआ कि मेरे फादर को न्यूरोलॉजिस्ट के अलावा भी डॉक्टर्स देखने पड़े। जैसे उनका शुगर हाई आना शुरू हुआ था थोड़ा, पहले वो डायबिटिक नहीं थे तो डायबिटोलॉजिस्ट से मिलना। सबसे पहले उन्हें ज़रूरत पड़ी थी, आंखों में कैटरैक्ट सेटिंग होना शुरू हो गया था, तो हमारे जो न्यूरोलॉजिस्ट थे उन्होंने बोला कि आप किसी आई के डॉक्टर को दिखाओ। अभी टाइम है बट दिखा लो, ताकि वो आप थोड़े टाइम बाद ज़रूर चेक कराते रहो, और जब ज़रूरत पड़ेगी कैटरैक्ट के ऑपरेशन की तो आपका एक उनके साथ सेट हो जाएगा, द पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप। तो उन्हें दांतों के लिए भी बहुत बार डॉक्टर डेंटिस्ट की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि वो एज हो रही है, एज रिलेटेड इशू था। इसका स्ट्रोक से कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन इसका स्ट्रोक से इस तरह से लिंक बन रहा था कि स्पीच नहीं है, तो फिर वो अपनी प्रॉब्लम्स बहुत मुश्किल से समझा पाते थे, एक्शन भी उतने क्लियर नहीं। तो हम लोग कोई ना कोई उन्हें असिस्ट करता है, इरादर ज़्यादा जन, एक जो व्हील चेयर मैनेज करता है, मेरी मदर संग में होती है, उनकी बात मेरी मदर समझती हैं और समझने की कोशिश करती हैं, बहुत कोशिश करती हैं, तो कई बार समझ में आ जाती है। फिर वो मेरे इंसिस्ट करती है कि मैं भी रहूं, क्योंकि डॉक्टर्स कई बार बहुत सी बातें बोलते हैं तो उन्हें लगता है मैं भूल जाऊंगी, मुझे सारे पॉइंट्स नहीं याद रहेंगे। दो जन रहेंगे, दोनों बातें सुनेंगे तो याद रहेगा कि क्या बोला, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन जो में जो लिखते हैं उसके अलावा काफ़ी कुछ डिस्कशन भी होता है। और इस तरह से हम एटलीस्ट 3 या 4 जन ज़रूरत पड़ती है मेरे फादर के लिए, क्योंकि मैं व्हीलचेयर में हैंडल नहीं कर पाती, या उनकी बॉडी, मतलब उन्हें कार से व्हीलचेयर में बिठाना, तो कई हॉस्पिटल या क्लिनिक, पॉली क्लिनिक में तो मौसी या कोई मिल जाता है हेल्प करने को, कई जगह पे नहीं मिलता है, तो माई हस्बैंड वुड मेक श्योर दैट ही इज़ देयर। तो इस तरह से हम एटलीस्ट 3 जन मेरे फादर के साथ होते हैं। तो इस सारे सिचुएशन में जब हम न्यूरोलॉजिस्ट से मिलने जाते हैं तो वहाँ कभी प्रॉब्लम खास होती नहीं है, क्योंकि वहाँ एक्सपेक्टेड करते हैं, वहाँ पे वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा होगा, क्योंकि वहाँ और भी जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें 2 या 3 जन असिस्ट कर रहे होते हैं। 2 जन तो डेफिनेटली होते हैं, जैसे कोई और फादर है तो उनके साथ उनकी डॉटर या उसका हस्बैंड या डॉटर इन लॉ और बेटा डेफिनेटली होते हैं। तो बट बॉम्बे में ये प्रॉब्लम है, मुझे बाकी जगह का नहीं मालूम, कि क्लिनिक्स में कई बहुत स्पेस काफ़ी कम रहती है, इवन इफ इट इज़ अ वेरी गुड क्लिनिक। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बहुत बड़े हॉस्पिटल, बिग हॉस्पिटल नहीं, जहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट बैठते हैं, वो हमारे जैसे हम जहाँ जाते हैं वो नर्सिंग होम, वो अच्छा है, हॉस्पिटल है, छोटा हॉस्पिटल है, लेकिन फिर वो स्पेस का इशू है, तो उनकी कंसल्टिंग में हमें कभी ऑब्जेक्शन नहीं मिलता। लेकिन अगर हम किसी नए डॉक्टर के पास जाते हैं तो मैं आई वुड मेक श्योर कि मैं, जैसे इन्होंने ही रेफर करने बोला है कि आप उनसे मिलिए, जैसे मेरे फादर की किडनी में भी असर होने लगा आफ्टर सम टाइम, तो उसके लिए जिस स्पेशलिस्ट को दिखाना था, वो जिस हॉस्पिटल में बैठे थे वो भी अच्छा हॉस्पिटल था, फिर भी मैंने उधर फ़ोन पे उन्हें बहुत क्लियर बताया कि हम 3 जन होंगे एटलीस्ट, और आपके वहाँ पूछ लिया कि आपके वहाँ पे कोई होगा जो कार से व्हीलचेयर में हेल्प करके ऊपर ले जाने में भी थोड़ी हेल्प करे, गाइड करे, क्योंकि इतने बड़े हॉस्पिटल में जिस डॉक्टर को हम कंसल्ट कर रहे हैं वो कहाँ बैठते हैं कि वहाँ तक जाने के लिए। तो ऑन फोन दे वर वेरी ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आइए। बट वहाँ जाके बहुत बार हमें, ये एक जगह नहीं 3-4 जगह हुआ कि वहाँ जाके फिर वो आप इतने जन नहीं बैठ सकते, आप तो हम उन्हें ये बोलते थे कि इनकी बात नहीं समझ पाएंगे डॉक्टर, आप बात को समझिए, हम सबको दिमाग लगाना पड़ता है। जब वो उनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो ये भी रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाएंगे, और अगर ये उन्हें कुछ प्रॉब्लम बताना चाहते हैं तो वो भी बहुत मुश्किल होने वाला है। तो इससे हमको काफ़ी बार जूझना पड़ा। मैंने कई बार कंप्लेंट्स भी बाद में की, गूगल रिव्यू में भी एक हॉस्पिटल का डाला, जिसका बाद में मुझे ज़रूर रिस्पांस आया कि उन्होंने
दे वर सॉरी फॉर व्हाट हैड हैपेंड, बट ये होता है। तो मेरा कहने का यहाँ पे शेयर करने का है कि जब न्यूरोलॉजिस्ट के अलावा हम कोई और डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं तो कुछ बातें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। पहला, जैसे मैंने बोला कि अगर वो कहीं और बैठ रहे हैं, आप जहाँ जाते हैं, जिस हॉस्पिटल में दिखा रहे हैं, वहाँ वो नहीं, वो किसी और को कंसल्ट करने बोलते हैं, तो आपको उनसे पहले से बात करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। आपको रिक्वायर्ड सपोर्ट मिल पाएगा कि नहीं पाएगा, वो आपको वहाँ पे बात करनी होगी। सेकंड, जो एक बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ था, नॉट ऑल डॉक्टर्स आर एबल टू हैंडल स्पीच के इशू। हमारे जो न्यूरोलॉजिस्ट थे उन्होंने हमें बोला कि कहीं ज़्यादा मत जाओ, ये भी पॉली क्लिनिक जैसा ही है, तो बहुत अच्छी आई की डॉक्टर पास के केबिन में ही बैठती है, मेरे ही अपॉइंटमेंट के बाद उनका होगा, तो आपको ज़्यादा वेट भी नहीं करनी होगी, आप अभी ही आज ही दिखा सकते हो। तो हमने और वो बहुत एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड में, एजेड भी हैं, और वो उन्हें ये कॉन्फिडेंस था कि वो बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगी। लेकिन जब हम घुसे और उन्हें रियलाइज़ हुआ कि मेरे फादर की स्पीच इज़ नॉट देयर, वो एक दो बातें ही बोल पाते हैं, तो वो एकदम बौखला गई। फॉर द फर्स्ट टाइम वी सॉ डॉक्टर टोटली कैन से माय गॉड, लाइक अभी क्या करना है, आई डोंट नो क्या करना है, मतलब द डॉक्टर इज टेलिंग अस, जबकि वो सीनियर डॉक्टर थी। और उनकी बौखलाहट से मेरे फादर और ज़्यादा टेंशन में आ गए, और वो उनको बहुत तकलीफ हुई। तो उनका ये था कि मुझे ये पेशेंट नहीं चाहिए, उनका ये एक्चुअली में ऐसा उनका वे ऑफ बिहेवियर था कि नहीं चाहिए, आप लोग जाइए, दैट वे। सो क्योंकि ये बात नहीं कर पा रहे हैं एंड मैं डील नहीं कर सकती इससे, तो वो बहुत ख़राब एक्सपीरियंस था। फिर हमने जाके न्यूरोलॉजिस्ट को बताया कि ये हुआ है, तो फिर उन्होंने, ही वॉज क्वाइट ऑब्वियसली सरप्राइज्ड। फिर उन्होंने हमें यंगर डॉक्टर थे कोई, उनके बारे में बताया, और वो कहीं और बैठते थे, तो हमने वहाँ जाके दिखाया। वो डॉक्टर बहुत कंफर्टेबल थे। डेंटिस्ट के केस पे भी देन ही बिकेम वेरी केयरफुल। फिर वो उन डॉक्टर्स को रेफर करने लगे जिनका उन्हें श्योर था कि उन्होंने पहले इन्हीं के किसी पेशेंट को जो स्ट्रोक सर्वाइवर हो, उनको डील किया है, उनको हैंडल किया है, चाहे वो डॉक्टर दूर हो, चाहे हमारे को थोड़ा दूर। उन्होंने बोला देन आई विल रेफर यू टू दोज डॉक्टर्स जो मुझे पता है वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को हैंडल करेंगे, लेकिन आपको दूर पड़ सकता है। तो हमने कहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूर की प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें ये एक्सपीरियंस दोबारा नहीं चाहिए, स्पेशली हमारे फादर के साथ ये एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ये उनके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़्यादा बहुत ख़राब एक्सपीरियंस है कि डॉक्टर ही ऐसे रिएक्ट करे कि मेरे ये क्या है, इनको नहीं बोलने को आ रहा है, तो अभी अब मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बहुत, तो इस तरह से हमने हैंडल किया, हमने बहुत क्लियर बोला, और आगे इसके लिए मैं पहले कॉल कर देती थी कि ये सिचुएशन है, ठीक है, तो हम मोर देन 1 पीपल होंगे, ये होगा, तो भी हमको प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं, तो भी, बट एटलीस्ट वो भी फिर हम ये बोलने लायक रहते हैं कि देखिए हमने पहले से बताया था, फिर भी वी हैव टू गो थ्रू दिस। देन कोई भी नई मेडिसिन अगर इंट्रोड्यूस होती है किसी और प्रॉब्लम की वजह से, जैसे शुगर, या ये मैंने अभी इससे पहले वाले वीडियो में भी बात की कि अपने आप से तो नहीं देनी, इवन इफ दोज सो कॉल्ड सेफ मेडिसिन जो हम नॉर्मली दे देते हैं बुखार में, खांसी जुकाम में, घर में होती हैं, तो वो तो नहीं देनी है, क्योंकि उनका फ़र्क पड़ सकता है स्ट्रोक के केस में। बाकी प्रिस्क्राइब मेडिसिन जो स्पेशलिस्ट देते हैं, चाहे वो किडनी में थोड़ा कुछ इफेक्ट दिखाए, या शुगर थोड़ा हाई होना शुरू हुआ, एज रिलेटेड है, या मेडिसिन उनकी कुछ और ऐड नहीं हुई, क्योंकि वो एक बार स्ट्रोक का हो गया तो उसके बाद कुछ और ऐसी मेडिसिन नहीं होती है जो वो दे जिस रिकवरी में जो हेल्प करे। वो एंटी डिप्रेसेंट या एंटी एग्जाइटी देते हैं, वो भी थोड़े टाइम बाद बंद करने की कोशिश करते हैं। और हमारे केस में तो ऐसा हुआ। और जो उनकी पहले की थी ब्लड प्रेशर की और इकोस्प्रीन या जो ब्लड थिनर, वो कंटिन्यू। उसके अलावा क्योंकि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, तो वो एडेड मल्टीविटामिन एंड ऑल दैट। उनमें कुछ भी ऐसी मेडिसिन नहीं थी जिसको एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इससे कुछ डिफरेंट ना आ जाए। बट एज के साथ जब उन्हें शुगर थोड़ा हाई आने लगा, या हमें लगा कि किडनी में शायद थोड़ा असर हो रहा है, हमें क्या, डॉक्टर को लगा, तो
प्रिस्क्राइब मेडिसिन भी फिर सेट होने में टाइम लेती हैं और कई बार उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ जाती है और फिर वो चेंज करते हैं। तो ऐसे में जब कोई भी नई मेडिसिन इंट्रोड्यूस हो रही है तो बहुत ज़रूरी है कि इवन इफ द डॉक्टर इज़ नॉट सेइंग, वो तो बेस्ट मेडिसिन ही देंगे, वो आपके लिए, आपके पेशेंट के लिए बेस्ट मेडिसिन देंगे, लेकिन इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उस मेडिसिन को देने के बाद हम वॉच करें कि इसका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है जो अभी इस समय हो रहा है, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स एक लॉन्ग लिस्ट रहती है किसी भी मेडिसिन की, और किसी को कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकता है और किसी को नहीं हो सकता है वो साइड इफ़ेक्ट। तो हम इंटरनेट पे देख लेते हैं पर हम उन्हें पहले से बताते नहीं, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली नहीं लगने लगे कि वो मुझे ये हो रहा है, बट फिर हम वॉच करते हैं। अगर हमें लगता है कि नहीं कुछ चेंज आ गया है, उनके पूरे दिन में हमें कुछ फ़र्क दिख रहा है, ज़्यादा सो रहे हैं या ज़्यादा ही डाइजेस्टिव इश्यूज शुरू हो गए, एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई है और वो हैंडल नहीं हो रही है, एंटासिड, सिंपल एंटासिड जो पहले से प्रिस्क्राइब है उनसे भी, ऐसे कुछ भी, या कोई रैश आना शुरू हुआ है स्किन पे जो पहले नहीं था, कई बार किसी मेडिसिन से वो भी होता है, तो हम फिर यू हैव टू गो बैक टू द डॉक्टर एंड वही मेडिसिन जो वो स्पेशलिस्ट लिख के देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके न्यूरोलॉजिस्ट को भी आप उसको भेजें। अगर आप पर्सनली नहीं जा पा रहे तो व्हाट्सएप करें, उन्हें पता होना चाहिए कि दूसरे स्पेशलिस्ट ने क्या दवाइयाँ लिखी। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये पूरा चीज़ बहुत स्ट्रीमलाइंड हो किसी भी नए डॉक्टर और नई मेडिसिन के केस में। तो मैं यही इस वीडियो में शेयर करना चाहती थी कि कई बार हमें लगता है कि जो बहुत सालों से एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत सालों से बहुत हाईली फेमस एंड एवरीथिंग, वो हर तरह की चीज़ हैंडल कर सकते हैं, पर ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ। हमने कई बार ये नोटिस किया कि उल्टा यंगर वंस जो 30s में हैं, स्पेशलिस्ट हैं और उन्होंने 7-8 साल से लेके 12-13 साल तक का एक्सपीरियंस है उनके पास, बहुत ज़्यादा साल का नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाते हैं सिचुएशन। अगर वो उस चीज़ से परेशान भी हो रहे कि उन्हें रिस्पांस बहुत अच्छे से नहीं मिल रहा, तो वो बिल्कुल दिखाते नहीं है। वो बहुत जोक्स भी क्रैक करते हैं मेरे फादर के साथ, हंसी मजाक भी करते हैं, जो कि हमें को अच्छा लगता है कि हाँ, वो ये नहीं दिखाते कि दिस इज़ अ कंफ्यूजिंग सिचुएशन एंड दिस इज़ टेकिंग सो मच ऑफ माई टाइम। एक नॉर्मल पेशेंट से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट आई एम ओके विद इट। एंड ये जो रिस्पॉन्स है ये हर डॉक्टर से नहीं मिलता है, तो इस चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ता है। और आपको नहीं सूट हो तो मत परस्यू करिए, छोड़ दीजिए, दूसरा डॉक्टर देखिए। डोंट मेक योर जो आपकी फैमिली के मेंबर हैं जो स्ट्रोक्स सर्वाइवर है, डोंट मेक देम गो थ्रू इट, वहीं ख़त्म करिए। आप बहुत स्पेशलिस्ट हैं, आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट से बात करिए, वो आपको और स्पेशलिस्ट बताएंगे, बट वो एक्सपीरियंस उनके लिए अगेन एंड अगेन नहीं होना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर नहीं हैंडल कर पा रहे हैं स्पीच इम्पेयरमेंट की इशू को सम रीज़न से, कोई भी रीज़न हो, और वो उस चीज़ को दिखा रहे हैं और वो जैसा मैंने बताया एकदम वो अच्छा एक्सपीरियंस अगर नहीं है तो वो कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। थैंक यू मुझे ध्यान से सुनने के लिए। आई होप इन सारी वीडियोस से किसी की कोई हेल्प हो रही हो, अगर हो रही हो तो प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू फॉर योर टाइम।